हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फिफ्थ की होने वाली है। एंड सेमेस्टर फिफ्थ में जो आपकी एजुकेशन है, आज हम इस एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए, ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है स्कूलिंग इन इंडिया। अगर आपके पास भी ये एजुकेशन है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर लेकर आई हूँ, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर बताने वाली हूँ। चलिए फिर बिना देरी करे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम हो और अपकमिंग जो सेमेस्टर है उसमें आप मेरी वीडियोस देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। देखिए, जो हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन होगा उससे स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा की परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, जो वैदिक काल में दी जाती थी, उसका आपको परिचय देना है और फिर उसकी आपको विशेषताएं बतानी है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी या किस तरह से वो कार्य करती थी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय को देख लेते हैं। परिचय के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, वैदिक कालीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रारंभिक चरण था। यानी देखिए, जो वैदिक काल था वो भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता थी उसका प्रारंभिक चरण वैदिक काल को माना जाता है, जिसमें शिक्षा को मानव जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना गया। यानी जो शिक्षा थी उसको मानव जीवन का एक ऐसा हिस्सा माना गया जिसे हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इस काल की शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, नैतिकता और आध्यात्मिकता उत्थान था। यानी देखिए, इतने लंबे टाइम हो गया इस बात को, लेकिन उस टाइम पे भी जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान अर्जित करना या ज्ञान देना नहीं था, बल्कि चरित्र निर्माण करना। यानी एक जो पर्सनैलिटी होती है उसको बनाना, नैतिकता को बनाना और आध्यात्मिक उत्थान जो होता है उसको करना था। शिक्षा गुरुकुल प्रणालियों पर आधारित थी, जिसमें छात्र गुरुओं के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यह शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी और इसका माध्यम संस्कृत था। यानी इस टाइम की जो शिक्षा थी वो मौखिक रूप से यानी बोलकर दी जाती थी, रिटर्न कुछ भी नहीं होता था। और इस शिक्षा को जो दिया जाता था वो संस्कृत भाषा में दिया जाता था। यानी जब भी टीचर्स कोई भी लेक्चर देते थे तो सभी स्टूडेंट को वहाँ बैठकर यानी गुरुओं के समीप बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। जो उन्होंने सीख लिया, जो उन्होंने समझ लिया, वही उनकी शिक्षा हो गई। उनको कोई भी रिटर्न में या फिर ऐसे लिखा हुआ कुछ नहीं दिया जाता था। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे, वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के समग्र विकास, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देना था। यानी जो शिक्षा थी उसका मुख्य उद्देश्य समग्र विकास करना, धर्म, अर्थ और काम और जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति करना या फिर उसका मार्ग प्रस्तुत करना होता था। इसमें धर्म, ज्ञान और संस्कारों का संगम माना जाता था। यानी इसके अंतर्गत धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में और संस्कारों के बारे में बताया जाता था कि आपके क्या संस्कार होने चाहिए। शिक्षा के प्रमुख स्रोत वेद, उपन्यास, ब्राह्मण ग्रंथ और स्मृतियाँ थी। यानी जो शिक्षा होती थी उसके प्रमुख ये ग्रंथ होते थे। यानी वेद हो गए, जो कि हमारे 4 वेद होते हैं, उपन्यास हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ये सभी, और जो हमारी स्मृतियाँ हैं ये हो गई। ये सभी ग्रंथों के एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये बुक्स वगैरह होती थी, जिससे कोई भी छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकता था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। यानी जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसकी क्या क्या विशेषता हैं। तो पहला आप लिखेंगे, गुरुकुल प्रणाली। शिक्षा का प्रमुख माध्यम गुरुकुल था। इसमें विद्यार्थी अपने गुरुओं के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यह निवासी प्रणाली विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, अनुशासित और संस्कारी बनाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, शिष्य गुरु संबंध। किस तरह से गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत सम्मानजनक और घनिष्ठ था। शिष्य को गुरुओं के प्रति गुण, निष्ठता और संप्रेरणा दिखाना पड़ता था। गुरु विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा देते थे बल्कि उनके नैतिक और चारित्रिक विकास पर भी ध्यान देते थे। यानी जो टीचर्स थे उनका सिर्फ काम यही नहीं था कि शिक्षा दे दी, नहीं, उनकी जो नैतिकता है और जो उनका चरित्र है वो भी अच्छा होना चाहिए। उनका चरित्र का भी विकास, यानी जो वो व्यक्ति हैं वो अच्छे व्यक्ति बनने चाहिए, इस बात पर भी वो ध्यान देते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, विषयों की व्यापकता। वैदिक कालीन शिक्षा में केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि गणित, ज्योतिष,
खगोल विज्ञान, चिकित्सा, युद्ध कला, कृषि और दर्शन जैसे विषय भी शामिल थे। यानी सिर्फ इसमें धर्म के बारे में ही नहीं, बल्कि जो हमारा गणित होता है यानी मैथ होता है, ज्योतिष होता है, खगोल शास्त्र होता है यानी विज्ञान वगैरह, चिकित्सा यानी डॉक्टरी, युद्ध कला, शिक्षा, युद्ध कला, कृषि, ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी भी सिखाई जाती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मौखिक परंपरा। ज्ञान मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता था, यानी बोलकर पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता था, रिटर्न कुछ भी नहीं होता था। वेदों और अन्य ग्रंथों का उच्चारण शुद्ध और सही होना अनिवार्य था, यानी जो वेद होते थे उनका जो उच्चारण है यानी उनको जो प्रोनाउंस किया जाएगा या उनका जो पढ़ा जाएगा वो शुद्ध होना चाहिए था और सही तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आध्यात्मिकता पर बल। आध्यात्मिकता पर बल किस तरह से? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति था। विद्यार्थियों को ध्यान, यज्ञ और वेद अध्ययनों के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्य को समझने की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे अनुशासन और स्वालीनता। किस तरह से इसमें अनुशासन और स्वालीनता थी। वैदिक शिक्षा प्रणाली में अनुशासन का अत्यधिक महत्व था। विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था, साथ ही स्वलीनता और श्रम पर भी बल दिया जाता था। यानी विद्यार्थियों को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कठोर नियमों और अनुशासनता का पालन करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाज और प्रकृति से जुड़ाव। किस तरह से समाज और प्रकृति से जुड़ाव था, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाया जाता था। उनके पाठ्यक्रमों में पर्यावरण और समाज सेवा को भी शामिल किया जाता था। यानी जो उनके चैप्टर्स होते थे, उनकी बुक्स होती थी, उनमें जो हमारा पर्यावरण है और जो हमारी समाज सेवा है उसको भी शामिल किया जाता था, ताकि जो व्यक्ति है या ये कहूँ जो बच्चा है वो बड़े होकर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहे और जो समाज सेवा है उसको भी बढ़ावा दे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं नारी शिक्षा। वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ऋग्वेद में कई विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी और मैत्रेय, जिन्होंने शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। यानी देखिए वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा लेने की अनुमति थी और ऐसी बहुत सारी महिलाओं का उल्लेख वैदिक काल या फिर ये कहें ऋग्वेद में मिलता है, जो कि आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं वैदिक कालीन शिक्षा एक समग्र और संतुलित शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास पर समान रूप से ध्यान दिया गया। यह शिक्षा प्रणाली आज भी आदर्श मानी जाती है और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि देखिए इस शिक्षा प्रणाली में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, इसीलिए ये आज की भी शिक्षा प्रणाली को एक प्रेरणा देती है और इसे आदर्श शिक्षा प्रणाली मानी जाती है। देखिए ये सारे ही क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो पूरे पूरे चैप्टर्स को कवर करते हैं। अगर इनसे रिलेटेड यानी वैदिक काल हो गया या फिर कोई भी जो मैं अभी तक आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगी उनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन क्यों ना बनता है, उसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ललित कला व हस्तकला से आप क्या समझते हैं। यानी इस क्वेश्चन में आपको ललित कला बताना है क्या होता है और हस्तकला क्या होती है ये आपको बताना है। चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिख सकते हैं ललित कला और हस्तकला दोनों मानव सृजनशीलता के प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य, स्वरूप और प्रकृति भिन्न होती है। ललित कला मुख्यतः सौंदर्य और अभिव्यक्ति पर आधारित होती है, जबकि हस्तकला उपयोगिता और शिल्पकला पर केंद्रित होती है। यानी देखिए दोनों जो है दोनों ही जो है वो हमारे उद्देश्य और स्वरूप को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। लेकिन देखिए जो ललित कला होती है वो सौंदर्य और अभिव्यक्ति के लिए की जाती है, और जो हस्तकला होती है वो उपयोगिता और शिल्प कौशल पर केंद्रित होती है, यानी उपयोगिता और शिल्प कौशल के लिए की जाती है। तो हम पहले देखेंगे ललित कला को। ठीक है, ललित कला के अंतर्गत आप लिख सकते हैं ललित कला का अर्थ सौंदर्यपूर्ण कला है, जिनका मुख्य उद्देश्य मानवीय भावनाओं, विचारों और सौंदर्य को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करना इसमें शामिल है। यानी देखिए जो ललित कला है वो सौंदर्य को दिखाने का कार्य करती है, यानी सौंदर्यपूर्ण किसी चीज़ को दिखाना ललित कला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें आप पहला लिख सकते हैं चित्रकला। चित्रकला भी तो किसी के सौंदर्य या फिर रंग रूप को दिखाने का कार्य करती है।
रंगों और आकृतियों के माध्यम से भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति, क्योंकि हम चित्रकला में रंगों और जो आकृति हो उसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए ये ललित कला के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मूर्तिकला, पत्थर, लकड़ी या फिर धातु से कलात्मक मूर्ति का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नृत्य और संगीत, ध्वनि और गति के माध्यम से आत्मा की अभिव्यक्ति करना, यानी इनके माध्यम से भी हम अपने विचारों, अपनी जो भाव हैं उनको प्रकट कर पाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे साहित्य और कविताएं, शब्दों के माध्यम से सौंदर्य और भावनाओं की प्रस्तुति होती है। यानी देखिए जो साहित्य है, कविता है, उनके माध्यम से भी जो शब्द हैं, यानी शब्दों के माध्यम से भी जो सौंदर्य है, भावनाएं हैं, उनको व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये आपने इसमें साहित्य में पढ़े भी होंगे, रस, रस से क्या होता है, हम अपनी जो भावनाएं हैं उनको प्रकट कर पाते हैं, जिसमें से जैसे कि क्रोध रस हो गया, सौंदर्य रस हो गया, प्रेम रस हो गया, ये सारे क्या हैं, ये हमारी भावनाओं को प्रकट करने वाले रस होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विशेषताएं। विशेषताओं में पहला आप लिख सकते हैं सौंदर्य और अभिव्यक्ति पर बल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे समाज के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे व्यक्तिगत रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे हस्तकला। कि हस्तकला क्या होती है। हस्तकला उन कलाओं को कहा जाता है जो हाथ से बनाई जाती हैं और जिसमें उपयोगिता और शिल्प कौशल का समावेशी होता है, जिसमें ये मुख्य रूप से घरेलू, सजावटी और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है। यानी देखिए हस्तकला वो कला होती है जो हाथ से मेनली की जाती है। ठीक है, हाथ से की जाती है और ये जो है ये शिल्प कला के रूप में देखी जाती है, और इसका जो उपयोग किया जाता है, यानी इसका जो प्रयोग है वो घरेलू सजावट के लिए या फिर किसी को उपहार देने के लिए, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसकी पहला आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं कशीदाकारी, जो कि कपड़ों पर हाथ से की जाती है। यानी कपड़ों पर जो हाथ से कढ़ाई की जाती है, आपने भी कढ़ाई वाले कपड़े पहने होंगे, उसे कशीदाकारी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मिट्टी के बर्तन, उपयोगी और सजावटी बर्तन बनाना, ये भी हमारी एक कला होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे लकड़ी का काम, फर्नीचर, खिलौने आदि का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे धातु शिल्प, आभूषण, मूर्तियाँ और अन्य उपयोगी वस्तु बनाना भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं के अंतर्गत लिख सकते हैं आप उपयोगिता और सौंदर्य का मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें उपयोगिता वाली चीज़ें और सौंदर्य वाली चीज़ें दोनों होती हैं, तो ये मिश्रण होता है इसका। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे परंपरागत और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण होता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे स्थानीय संस्थाओं और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दोनों में अंतर देख लेते हैं, यानी ललित कला और हस्तकला में क्या अंतर है। तो पहलू ललित कला और हस्तकला, देखिए उद्देश्य के आधार पर देखेंगे तो सौंदर्य और भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है इसमें, और इसमें देखा जाए तो उपयोगिता और शिल्प कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अगर हम स्वरूप के रूप में देखें तो मूर्तियाँ और कल्पनात्मकता आप इसमें लिख सकते हैं, और इसमें देखें तो आप मूर्तियाँ और व्यवहारिकता देखा जा सकते हैं इसमें। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखें तो चित्रकला हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया। ठीक है, और इसका उदाहरण ले तो मिट्टी के बर्तन हो गया, आभूषण हो गया, कटाई हो गई, ये सभी इसका उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं इसमें ललित कला और हस्तकला दोनों मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं, जैसे कि अभी हमने देखा दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। जहाँ ललित कला हमारे ही भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करती है, वहीं हस्तकला हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ सौंदर्य अनुभव कराती है। दोनों कलाओं का समाज और संस्कृति में विशिष्ट स्थान है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बौद्धिक शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें। यानी इस क्वेश्चन में आपको बौद्धिक शिक्षा प्रणाली क्या है ये आपको बताना है, और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं बौद्धिक शिक्षा प्रणाली की, उसके बारे में आपको यहाँ चर्चा करनी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं परिचय से। परिचय में आप लिख सकते हैं बौद्धिक शिक्षा प्रणाली प्राचीन भारतीय शिक्षा का एक प्रमुख अंग है, जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं पर आधारित है। यानी जो हमारी बौद्धिक शिक्षा प्रणाली है वो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश और शिक्षा है उस पर आधारित है। यह प्रणाली ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई और तत्कालीन समाज में ज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। यानी ये जो शिक्षा है, ये कहें ये जो है ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामने आई थी। बौद्धिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को अज्ञानता, द्वेष और
लालच से मुक्त कर सही ज्ञान, नैतिकता और ध्यान ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना। यानी जो व्यक्ति होता है वो अज्ञानता में पड़ जाता है, लालच में पड़ जाता है, तो उन सभी से दूर रखकर उसे सही ज्ञान देना, नैतिकता के बारे में सिखाना ही बौद्धिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, यह शिक्षा प्रणाली बौद्धिक संघ यानी मठ पर आधारित, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियां ज्ञान अर्जन और शिक्षा का प्रसार करते हैं। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बौद्धिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। यानी अगर हम बौद्धिक शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के बारे में बात करें तो नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया और विक्रमशिला हो गया। ये सभी जो हैं ये बुद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से माने जाते हैं। अब हम देखेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेष, यानी जो बुद्ध शिक्षा प्रणाली है इसकी क्या क्या विशेषता हैं। तो पहली आप लिख सकते हैं, आध्यात्मिकता पर बल। बौद्धिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान और आत्मज्ञान की प्राप्ति था। ज्ञान, अध्ययन, विपश्यना और शिला नैतिकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें सेकंड लिख सकते हैं, संघ और मठ शिक्षा प्रणाली। शिक्षा का पालन बौद्ध संघों और मठों में होता है। यह मठ शिक्षा के केंद्र हैं जहाँ विद्यार्थी यानी भिक्षु अध्ययन और अभ्यास करते हैं। गुरु विशेष परंपरा इस प्रणाली का ध्यान रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, विषयों की व्यापकता। बौद्ध शिक्षा केवल धर्म और नैतिकता तक सीमित नहीं है, इसमें तर्कशास्त्र, चिकित्सा, व्याकरण, दर्शन, खगोल विज्ञान और कला जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, माध्यम और शिक्षा। माध्यम और शिक्षा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, बौद्ध शिक्षा में पाली और प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। यानी बौद्ध शिक्षा के लिए पाली और प्राकृतिक भाषा का ही यूज़ किया जाता है, जो आम जनता की भाषा थी, जिसमें शिक्षा अधिक समावेशी थी, क्योंकि पाली और जो प्राकृतिक भाषा थी ये आम जनता की भाषा थी, इसीलिए इन्हें पाली और प्राकृतिक भाषा में दिया जाता है। अब हम देखेंगे सार्वभौमिकता, कि सार्वभौमिकता के अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, बौद्धिक शिक्षा प्रणाली में किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि ये सभी को समान मानते हैं। ठीक है, यह सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध थी। महिलाओं को भी भिक्षुणी संघ में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, यानी यहाँ पर भी महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, अनुशासन और नैतिकता। विद्यार्थियों के लिए अनुशासन का पालन अनिवार्य था। पंचशील और अष्टांगिक मार्ग जैसे कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य के सिद्धांत पर जीवनशील को शिक्षा का हिस्सा माना जाता था। यानी इनको इन चीज़ों का पालन करना अनिवार्य था, यानी सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मौखिक और व्यवहारिक शिक्षा, यानी जो हमारी मौखिक और व्यवहारिक शिक्षा होती थी। इसमें आप लिख सकते हैं, बौद्धिक शिक्षा प्रणाली में मौखिक परंपराओं का महत्व था। शिक्षाएं श्रवण, मनन और ध्यान के माध्यम से संग्रहण की जाती थी। साथ ही भिक्षु समाज में सेवाएं, कार्यों के माध्यम से व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त की जाती थी। यानी जो यहाँ भी शिक्षा थी वो मौखिक ही थी, बोलकर ही दी जाती थी, और ये जो शिक्षाएं थी वो श्रवण पर, मनन पर और ध्यान पर आधारित होती थी। यानी जितने अच्छे से आप उन्हें सुनोगे, ध्यान दोगे और ध्यान एकीकृत करोगे, उतने अच्छे से ही आप उन शिक्षाओं को ग्रहण कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य। बौद्धिक शिक्षा प्रणाली में ज्ञान का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति और समाज सेवा था। इसे अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का साधन माना जाता था, क्योंकि इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रावधान किए जाते थे कि हाँ, ज्ञान इसलिए लिया जाएगा ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके और समाज सेवा हो सके। ठीक है, और जो अंधकार है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र। यानी अब यहाँ के जो प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे, जैसे कि आप पहला नालंदा लिख सकते हैं, फिर तक्षशिला लिख सकते हैं, फिर उसके बाद में आप विक्रमशिला लिख सकते हैं और वल्लभी लिख सकते हैं, जैसे विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा प्रणाली के आदर्श केंद्र थे। इन संस्थाओं में देश विदेश के विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। यानी देखिए इतने फेमस थे कि यहाँ देश विदेश के जो विद्यार्थी थे वो भी शिक्षा लेने आते थे। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिख सकते हैं, बौद्धिक शिक्षा प्रणाली ने न केवल भारतीय समाज बल्कि
संपूर्ण एशिया में शिक्षा, सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी देखिए, जो बौद्धिक शिक्षा प्रणाली थी वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में थी, और पूरे एशिया में इसकी जो शिक्षा थी, संस्कृति थी, ये पूरे एशिया में फैली थी। ठीक है, इसकी सार्वभौमिकता, नैतिकता और व्यवहारिकता ने इसे अद्वितीय बनाया। यह प्रणाली आज भी अपने मूलभूत सिद्धांतों के कारण प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। यानी देखिए, ये आज भी जो अपने मूलभूत जो सिद्धांत हैं और जो संवेदनशीलता है, नैतिकता है, उसके कारण प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। ये अभी भी दूसरों को प्रेरणा देती है, क्योंकि इसके जो मूलभूत सिद्धांत है, नैतिकता है और जो संवेदनशीलता है, वो आज भी पहले की तरह ही कायम है। आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इन सभी की पीडीएफ चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, एंड उसके बाद में आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, मैं आपको पूरे ही नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।